अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। मटन यानी छोटे जानवरों का गोश्त दुनिया भर में पसंद किया जाता है और पाकिस्तानी मटन का जायका एक मुनफरिद हैसियत रखता है। हमारे पास कुल जानवरों की तादाद 118 मिलियन है, यानी तादाद के लिहाज से हम दुनिया के तीसरे बड़े मुल्क हैं, मगर बदकिस्मती से हमारी मटन की एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक हमारे पास हर साल 55 मिलियन मैट्रिक टन मटन पैदा होता है, जिसका सिर्फ 2% हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है। बाकी 98% हिस्सा मुल्की सतह पर ही कंज्यूम कर लिया जाता है। एक्सपोर्ट किए जाने वाले गोश्त की कीमत $350 मिलियन बनती है। हमारे यहाँ कमर्शियल स्केल के फार्म्स ना होने के बावजूद हमारे पास जानवरों की तादाद 118 मिलियन है, यानी हम तीसरे बड़े जानवरों के प्रोड्यूसर हैं। गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ाकर न सिर्फ किसानों को खुशहाल किया जा सकता है, बल्कि मुल्क की मईशत को भी मजबूत बनाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि मटन एक्सपोर्ट मार्केट में इतनी पोटेंशियल होने के बावजूद इससे फायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा। इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि मटन को एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। आपकी मुलाकात कराएंगे माहिरीन से और आपकी मुलाकात मीट एक्सपोर्टर से भी करवाएंगे, जो आपको बताएंगे कि इस कारोबार को शुरू कैसे किया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के दर्जनों ममालिक की मईशत का इन्हिसार डेयरी और इसकी वैल्यू एडेड मसनूआत पर है और गोश्त की एक्सपोर्ट इस लिस्ट में सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान की ज़री मईशत में लाइव स्टॉक का हिस्सा तकरीबन 62% है, जिसकी सालाना शरह नमू 3% से भी ज्यादा है। तमाम तर मुस्बत इशारिये होने के बावजूद हम मटन की एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं पाए। किसानों को एक्सपोर्ट क्वालिटी का गोश्त पैदा करने के लिए ना तो तरबियत दी गई और ना ही इन्हें माली तौर पर सपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से अक्सर किसान कमर्शियल फार्म बनाने की बजाय छोटे छोटे फार्म बनाकर ही फार्मिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट इंतहाई महदूद होकर रह गई है। पाकिस्तान के मटन सेक्टर में पोटेंशियल तो मौजूद है, मगर इससे फायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा, रुकावटें क्या हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब जानने के लिए आपको कराची लिए चलते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे हबीब खान माहिर लाइव स्टॉक तलत तंसीर पाशा साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ हकायक जानते हैं। जी हबीब खान, बताइएगा। जी शुक्रिया बिन्यामीन साहब। मीट सेक्टर के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान का जो मीट सेक्टर है वो ना सिर्फ हमारे किसानों को चंद हफ्ते में खुशहाल कर सकता है, बल्कि पाकिस्तानी मईशत को जो दरपेश मसाइल हैं उनको भी इसके ज़रिए जो है वो हल किया जा सकता है। इस हवाले से इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ तलत पाशा साहब मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। तलत साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो मीट सेक्टर है वो कैसा पोटेंशियल लगता है और क्या रेवेन्यूज़ जो है वो पाकिस्तान इसके ज़रिए सालाना हासिल कर सकता है? देखें, जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में मोर देन एग्रीकल्चर अबाउट 65% जो शेयर है वो लाइवस्टॉक का है। और वी आर सिटिंग इन ए रीजन कि जिसके इर्द गिर्द सारे नेट इम्पोर्टर्स हैं। आप मिडल ईस्ट की बात करें, ईरान की बात करें, फार ईस्ट की, चाइना बहुत बड़ी मार्केट है और इंडोनेशिया तक सब नेट इम्पोर्टर हैं। वी कैन एक्सपोर्ट अ लॉट, लेकिन उसके काफ़ी सारी पॉलिसीज़ चेंजेस की ज़रूरत है। उसमें हम ऑलरेडी जो कर रहे हैं अबाउट एनुअली 330 मिलियन US$ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल ज़्यादा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारा शेयर ग्लोबल मार्केट में इंतहाई कम है, बिलखुसूस अगर मटन के हवाले से बात फिर करें 1% के करीब हम हैं। तो इसकी कोई क्या ख़ास ऐसी वजह है कि हम अभी बड़ा महदूद हैं इस मार्केट के अंदर? इसमें मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बेसिक वजह हमारे पास प्रॉपर मटन की ब्रीड नहीं है। दूसरी जो सबसे अहम बात है, अभी हम जितना मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लार्ज एनिमल्स का भी और मटन का भी, वो हम होल कारकेसेस कर रहे हैं। हमें कारकेस साइज़ पे बेहतर जाना चाहिए और मीट के कट्स बनाने चाहिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए और उसकी हम प्राइस प्रीमियम ले सकते हैं। अभी जो हमारा मिडल ईस्ट में मटन जा रहा है वो हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी चॉइस है। जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है ब्रांड हो के कट्स बेस मार्केटिंग है, वो उसकी प्राइस का बहुत फ़र्क है। अच्छा, ये बताइएगा कि डिज़ीज़ फ्री
बड़ा एक इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत होती है, और पाकिस्तान में हमने अभी तक देखा है कोई ऐसा सिस्टम हमें आज तक दिखाई नहीं दिया कि हमने डिजीज़ फ्री जोन्स बनाए हो। तो इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्या किन इक़दामात की जो है वो हमें ज़रूरत है? आपने बड़ा राइटली कहा कि ये डिज़ीज़ फ्री जोन तो हम शायद ना बना सकें, लेकिन डिज़ीज़ फ्री कंपार्टमेंट हम बना सकते हैं और उसकी जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट कर सकते हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत इंसेंटिवाइज होगी फार्मर के लिए कि वो उसका अच्छी मार्केट से। अभी हमारा जो मीट चाइना को जा रहा है वो थ्रू वियतनाम जा रहा है, तो डायरेक्ट हम चाइना के अभी उनकी कस्टम के आके वो विज़िट कर गए हैं। लेट्स होप कि जी ये हमारा थ्रू हो जाए। आगे लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग्स कर रहे हैं फार्मर्स की, नए जो कंपार्टमेंट्स कैसे हमने डेवलप करने हैं, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। मीट सेक्टर है, इसके एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकें, और बिलखुसूस मटन की जहाँ तक हम बात करें तो हुकूमती सतह पर इस वक्त हमें किन इक़दामात की ज़रूरत है? नंबर 1 प्राइस डीकैपिंग है। अगर हम प्राइस कैप करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। हमें इस किस्म की इन्वायरमेंट देनी चाहिए इन्वेस्टर को कि वो आए और इसमें सीरियस इन्वेस्टर्स आएँ, और प्राइस जो है वो मार्केट बेस हो। इसी तरह दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट का काम है कि क्वालिटी जो मटन की ब्रीड्स हैं उनका सीमन इंपोर्ट करके फार्मर्स को वो सीमन दिया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फीड रिसोर्सेज, और फीड रिसोर्सेज को हमने डेवलप करना है, फार्मर की ट्रेनिंग करना। आपने देखा है कि ये लाहौर के इर्द गिर्द हम जो राइस स्ट्रा है उसको जलाते हैं, एनवायरमेंटल हैज़र्ड बनता है, उसको हम अच्छा कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छे रिसोर्स में अगर उसकी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इम्प्रूव करें। 76 साल गुजर गए पाकिस्तान को बने हुए, मीट एक्सपोर्ट्स के हवाले से कोई ख़ास हमें इक़दामात नहीं दिखाई दिए, ना कोई इस पर ख़ास काम किया गया। तो आप क्या समझते हैं इसका हकीकी ज़िम्मेदार कौन है? किसान है, हुकूमत है, या फिर इदारे हैं? मैं आपको बताऊं जी कि किसान ने तो आपको काम करके दिखा दिया। आप जो ईद के ऊपर क्वालिटी का आपको जानवर प्रोड्यूस करके दिखा दिया। तलत बादशाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और उनका यही कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ उन्होंने बातें की, उनका मकसद है कि अगर उन पर हुकूमत जो है वो अमल दरामद करती है तो ना सिर्फ जो पाकिस्तानी किसान है मीट की तरफ काम करने वाला वो जो है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है, बल्कि जो मुल्क की मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं उनको हल किया जा सकता है, और मुल्क में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको बढ़ाया जा सकता है। जी। दुनिया के अक्सर ममालिक में कमर्शियल स्केल की फार्मिंग की जाती है, जहां जानवरों की तादाद हजारों में होती है। न्यूजीलैंड में एक फार्म है जिस पर जानवरों की तादाद 32,000 के करीब है, मगर पाकिस्तान में सदियों सालों के पुराने रवायती तरीके पर घरों में ही घरेलू पैमाने पर छोटे छोटे हर्ड मैनेज किए जाते हैं और कम जानवरों की फार्मिंग की जाती है, जिसकी वजह से स्केल छोटा है और यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जाते और हम अच्छी मार्केटों में गोश्त फरोख्त नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बेशतर मटन फार्म पर जानवरों की एवरेज 20 से भी कम है, यानी घरेलू पैमाने के छोटे छोटे फार्म जिसे फैमिलीज खुद ही मैनेज कर रही होती हैं। ना तो पढ़ा लिखा मुलाजिम रखा जा सकता है और ना ही एक्सपोर्ट के लिए दरकार फीड लॉट फैटनिंग के स्टैंडर्ड्स लागू किए जा सकते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जानवर एक्सपोर्ट के लिए दरकार मेयार पर पूरा नहीं उतर पाता, इसलिए मकामी मंडी में ही स्लाटर कर दिया जाता है। किसानों के लिए सस्ते कर्जों की सहूलत का फुकदान भी कमर्शियल फार्म्स बनाने की राह में बड़ी रुकावट है। हमारे यहाँ कमर्शियल स्केल के फार्म के लिए मयारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना होने के बराबर है और ट्रेन स्टाफ और लेबर की भी कमी पाई जाती है। कमर्शियल स्केल फार्म के लिए जरूरी है कि वो पूरी तरह मैकेनाइज हो, यानी मशीनों से काम किया जाए, मगर हमारे यहाँ अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मकामी सतह पर नहीं बनाई गई, जबकि इम्पोर्टेड मशीनरी बहुत महंगी पड़ती है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसानों को फार्म बनाते वक्त किन किन बीमारियों का ख्याल रखना चाहिए और हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है। पाकिस्तान के अंदर जिस वजह से हमारी मीट एक्सपोर्ट यूरोप और दूसरे ममालिक में नहीं हो रही, उसकी मेन वजह है कि हमारे यहाँ फुट एंड माउथ बीमारी का कोई निज़ाम नहीं है। सर ये फरमाएं कि एक फुट एंड माउथ डिजीज़ है, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां हैं जो एक्सपोर्ट में रुकावट? वो इसके अलावा
छोटे जो जानवर हैं, स्मॉल रूमिनेंट जिनको हम कहते हैं, भेड़ बकरियां कहते हैं, उसके अंदर एक PPR बीमारी है। तो ये 2 बीमारियां हैं जिनको कहते हैं टैड डिजीज़, ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिजीज़। और सर ये जो आंतड़ियों का कैंसर है छोटे जानवरों का, क्या ये एक्सपोर्ट में हर्डल नहीं? बिल्कुल हर्डल है, बिल्कुल हर्डल है। तो लेकिन इन बीमारियों को कंट्रोल करने का सिर्फ ये, चूँकि वायरस की बीमारियां हैं, इनको कंट्रोल करने का एक ही तरीका दुनिया में, वो है वैक्सीनेशन। वायरस की जो स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वो सिर्फ वैक्सीन ही उसको कंट्रोल कर सकती है, अदरवाइज कोई मेडिसिन वायरस को मार नहीं सकती। सर क्या वजह है कि हम आज तक इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, जबकि दुनिया में तो अब ये कंट्रोल है? इंडिया जैसे मुल्क ने कंट्रोल कर ली, बांग्लादेश में कंपार्टमेंट जोन्स बन गए, इंडिया में भी बन गए। पाकिस्तान में अगर हम बीमारी नहीं कंट्रोल कर सके तो हम कोई कंपार्टमेंट बना लेते, डिजीज़ फ्री जोन बना लेते, क्यों नहीं बने अभी? जी इसके ऊपर हमने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ पंजाब गवर्नमेंट को, महकमा लाइफ स्टॉक को हासिल हुआ है कि हमने चाइना की मदद के साथ शेखुपुरे में एक FMD डिजीज़ कंट्रोल कंपार्टमेंट बना दिया है। उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिफाई कर दिया है। लेकिन या बड़े जानवरों की बात कर रहे हैं? मैं बड़े जानवरों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, छोटे जानवर इसमें अच्छा, अब बात आ गई छोटे जानवर की। छोटे जानवरों में भी FMD की वैक्सीनेशन मैंडेटरी है। जो OI का इदारा है वो कहता है FMD आप छोटों को भी करें, तो जब छोटों को भी FMD हो जाएगी तो वो भी इन्हीं कंपार्टमेंट के अंदर से। ये है कि छोटों से बड़ों में बीमारी जाती है, बड़ों से छोटों में जाती है, इसलिए दोनों की करना जरूरी। मैंडेटरी एक वायरस है ना, वो कैरियर है। जो छोटे जानवर हैं, शीप गोट, वो कैरियर हैं FMD के, तो लिहाजा मैंडेटरी है उनके लिए भी जो है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इशू है, हमारे पास FMD की जो प्योरीफाइड वैक्सीन है, जो OI का इदारा कहता है, वो हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर आए, वो इन्वेस्टमेंट करे और गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ताकि हम लोकल FMD की वैक्सीन प्रोडक्शन करें। क्या हुकूमत वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती? हम प्राइवेट सेक्टर को ढूंढ रहे हैं कि वो आए और देखिए, हुकूमत प्रोडक्शन काम हुकूमत का नहीं है, प्रोडक्शन हुकूमत का काम नहीं है, प्रोडक्शन करना प्राइवेट सेक्टर का काम है। नहीं, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं आता तो हमें कितना, मतलब बड़ा अरसा हो गया, हमें 76 साल हो गए इंतजार करते हुए, तो अब कब आएगा प्राइवेट सेक्टर? चाइना लगा रहा है ग्वादर में, इस वक्त चाइना ग्वादर में सस्पेंशन का प्लांट लगा रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट इधर आ रही है। तो इंशाल्लाह होपफुली वो जल्दी 1.5 साल के अंदर उसकी प्रोडक्शन आ जाएगी। तो ये हमारी जो वैक्सीनेशन FMD की इसकी अवेलेबिलिटी वो इंश्योर हो जाएगी, ताकि हमारी और सस्ती होगी। PPR है, ETV है, इसके अलावा जानवरों का जो एक और बीमारी नमूनिया है, ये सारी चीज़ों की वैक्सीनेशन चाहिए या सिर्फ हमें FMD की चाहिए? बाकी हमारे पास दस्तयाब है? सारी चाहिए, बाकी दस्तयाब है। बाकी हमारी लोकल प्रोडक्शन 100% हो रही है। PPR की भी, CCPP जैसे अपोलोनिमोनिया कहते हैं, इंटेरोटॉक्सीमिया ATB, ये 100% वैक्सीन अवेलेबल है। हमारा लोकल VAR का इदारा प्रोड्यूस कर रहा है और क्वालिटी की वैक्सीन है, और 100% हम पंजाब के अंदर लगा रहे हैं। ये फरमाएं कि हम डिजीज़ फ्री जोन जो है वो चुलिस्तान को बना रहे थे, उस पर वर्किंग भी हुई थी, बड़ा वास्ट एरिया है, लार्ज स्केल पे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अब हम एक फार्मर बेस्ड चले गए हैं, किसी एक किसान को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम वो पूरा एरिया क्यों नहीं बना रहे डिजीज़ फ्री जोन? फंडिंग का इशू था, ट्रेसेबिलिटी के लिए बिलियन ऑफ रुपीज़ चाहिए, उसके ऊपर काम शुरू हो गया ट्रेसेबिलिटी के ऊपर, ठीक है ना। और थोड़ा सा उसमें इशू है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि वहाँ का सेक्रेटेरिएट अलग है, यहाँ का सेक्रेटेरिएट है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, और उम्मीद है कि जल्दी हल हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आप भी किसान भाइयों बिजनेस मीट एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं तो यकीनन आपकी ख्वाहिश होगी कि हाई एंड मार्केट में गोश्त को फ़रोख्त किया जाए, और उसका एक ही तरीका है कि अपने जानवरों को बीमारियों से महफूज बनाएं। अगर आप भी मीट एक्सपोर्ट का कारोबार करना चाहते हैं तो इसमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट स्लॉटर हाउस का बनाना होती है, मगर अब ये इन्वेस्टमेंट हुकूमत आपके लिए पहले ही कर चुकी है, यानी मीट एक्सपोर्ट के लिए आपको स्लॉटर हाउस बनाने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दो मुल्क मिलकर मटन की इंटरनेशनल मार्केट का 70% हिस्सा पूरा कर रहे हैं। नंबर्स के हिसाब से पाकिस्तान को भी 5 बड़े मटन एक्सपोर्टर्स में होना चाहिए, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। हम किसी खातर खा लिस्ट में नहीं आते। आइए देखते हैं कि नंबर्स के हिसाब से कौन सा मुल्क बड़ा है
और वहां से कितना मीट एक्सपोर्ट हो रहा है और पाकिस्तान किस पोजीशन में खड़ा है। मटन एक्सपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया ने सबको पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया से सालाना $3.38 बिलियन का मटन दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है, जिसकी एक्सपोर्ट का कुल हुजम $2.75 अरब है। पाकिस्तान महज $3 मिलियन का गोश्त ही एक्सपोर्ट कर पा रहा है, जो कुल डिमांड का 1% से भी कम बनता है। जानवरों की तादाद के लिहाज से हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं, मगर मटन एक्सपोर्ट में हम सवाए चंद गल्फ ममालिक के कहीं नजर ही नहीं आते, जो हमारे इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर आप भी मीट एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो यकीनन आप जानना चाहेंगे कि इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या हैं, बिजनेस फिजिबिलिटी क्या है और इसको कैसे शुरू किया जा सकता है। तो ये सब जानने के लिए एक बड़े बिजनेस ग्रुप के डायरेक्टर एक्सपोर्ट उसामा डोगर साहब के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये काम कैसा है और कैसे शुरू किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब, कैसे हैं? ठीक है आप? सबसे पहले ये बताएं कि ये कैसा काम है। काम बहुत अच्छा है और इसके अंदर एक्सपोर्ट के अंदर जो है, मैं समझता हूँ कि इस जैसा पाकिस्तान के अंदर टॉप 3 बिजनेस के अंदर इस टाइम बिजनेस आ रहा है एक्सपोर्ट मीट, और इसके अंदर फार्मिंग है और इसके साथ जुड़े कारोबार बहुत सारे हो सकते हैं। फार्मिंग में आ सकते हैं, व्यापारी हैं, मंडियां हैं, ऑफल्स हैं। इसी तरह आप जब एक्सपोर्ट के अंदर जाते हैं तो आप हर एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि जब जानवर स्लाटर करते हैं तो उसकी सिर्फ आवाज जाया जाती है, बाकी हर चीज कंज्यूम हो जाती है। इसमें कहां तक सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई है। मैं जिस तरह आपको बताया ऑफल्स के बारे में, कि आप जब जानवर को हलाल करते हैं तो उसका गोश्त आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, साथ आप उसका ऑफल भी एक्सपोर्ट करें। दिल है, फेफड़ा है, कलेजी है, इस तरह उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन जो उसका ब्लड है वो भी आप पाकिस्तान के अंदर अपनी फीड्स मिल जो हैं वहाँ पे फीड बनाने के लिए भी आप यूज़ करते हैं। तो कौन सी चीज़ इसमें नहीं यूज़ होती? हर चीज़। इसका जो ब्लड है वो ज़मीन की जो जरखेज़ी बहाल करने के लिए फर्टिलाइजर के तौर पर फर्टिलाइजर के। अच्छा उसामा साहब, ये बताएं कि फिर वजह क्या है आज तक हम इस सेक्टर को कैप्चर क्यों नहीं कर पाए? नहीं, इसमें अभी मैंने तो यही देखा है कि इस ईयर में, पिछले ईयर में 2 साल से काफ़ी लोग इस तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ मतलब आपने अपने मुल्क को भी देखना है कि आपका कंट्री किस साइड पे जा रहा है, उस हिसाब से लोग इधर इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। इस तरह मैंने बताया कि इसके अंदर रोलिंग बहुत तेज़ है। इस तरह का डेली एक पेरिशेबल आइटम है, डेली जा रही है, आ रही है, तो इसके अंदर रोलिंग तो बहुत फास्ट है मेरी नज़र में। तो मैं समझता हूँ कि मतलब इसके अंदर आप लगा लें कि 14 से 15 लोग जो हैं वो एक जानवर के साथ कनेक्टेड। तो किस तरह नहीं हम कह सकते कि रोज़गार डेवलप नहीं हो सकता इस कारोबार के। बाकी भी कारोबार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 14-15 लोग तो मैं आपको खड़े गिनवा सकता हूँ कि कौन कौन से। यानी सिर्फ एक जानवर के साथ 14-15 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। उसमें रोजाना 500 जानवर होता है जी, तो इसका मतलब उसी हिसाब से लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल मिलता है। अच्छा, ये बताएं कि एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या है और किस किस तरह हमें आखिरी क्लाइंट तक पहुंचना होता है? सबसे पहले तो आपको मार्केट सर्च करनी है अपने हिसाब से कि आप किस मार्केट में जाना चाह रहे हैं, कहाँ पे आप इजीली एग्जिस्ट करके बैठ सकते हैं। यानी फर्स्ट हमने क्लाइंट सर्च करना है। क्लाइंट सर्च आपका है, उसके बाद आप अपना स्लाटर हाउस को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे अप्रूव्ड स्लाटर हाउस हैं। इसके लिए आपको अप्रूवल्स भी लेनी पड़ती हैं। स्लाटर हाउस के जो मैं डायनामिक्स हैं वो आपको बता रहा हूँ, इसके लिए अप्रूव्ड, उसके लिए फिर लेबोरेटरी, हर एक चीज़ जो है। लेकिन जो एक्सपोर्टर है उसके लिए जरूरी तो नहीं है कि उसका अपना स्लाटर हाउस हो और अप्रूवल्स हो। कोई तो स्लाटर हाउस ऑलरेडी अप्रूव्ड होता है, आप जानवर लेके आए, स्लाटर करवाएं और एक्सपोर्ट कर दें। अगर आपके पास क्लाइंट है, हमारे पास ज़्यादातर इसी तरह लोग हैं, पार्टीज़ हैं जुड़े हुए हैं, साथ सर्विसेज ले रहे हैं, वो आराम से आते हैं, अपने जानवर लेके आते हैं, डॉक्यूमेंट्स वो हमारे यूज़ कर लेते हैं और वो अपना माल इजीली बाहर भेज रहे हैं। वो ज़्यादा फोकस अपना करते हैं परचेजिंग के ऊपर, फार्मिंग के ऊपर। अच्छा, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो खास तौर पे जो बकरियां हैं, फीमेल जानवर हैं, वो बहुत ज़्यादा स्लाटर होते हैं, जिसकी वजह से खदशा है कि हमारे जो बैक एंड सप्लाई चेन है वो शॉर्ट पड़ जाए। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आप कितने स्लाटर करते हैं रोज़ाना फीमेल? नहीं, हमारे स्लाटर हाउस में ये चीज़ थी, लेकिन हमने इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल कर लिया हुआ है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम मेल ही स्लाट करें, और अगर हमें बहुत कोई फोर्स कर रहा होता है तो हम उसको सॉरी कर लेते हैं कि नहीं, हम मेल ही करेंगे। और इसमें मेरा मानना है कि जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व हो। अच्छा, एक रफली आइडिया, आपके ख्याल से कितने % फीमेल जानवर स्लाटर होते हैं?
मेरा ख्याल है कि इस टाइम भी अगर हम देखें तो 20-30% तो अभी भी हो रहे हैं स्ट्रिक्टनेस के बावजूद भी। अच्छा सर, ये बताएं कि जब आपने क्लाइंट फाइनल कर लिया, एनिमल बाइंग कर ली, उसके बाद के क्या स्टेप्स हैं? आपको पैसे कैसे मंगवाने हैं? कौन कौन से सरकारी इदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं? इसमें जो हम सबसे पहले जब क्लाइंट सर्च करते हैं ना, उसका रूल ही है कि आपने सबसे पहले अपनी पेमेंट मंगवानी है कंपनी टू कंपनी अकाउंट के अंदर ई फॉर्म के लिए। बैंक हमें ई फॉर्म जनरेट करके देता है, उसके बाद हम स्लॉटरिंग वाले प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से इदारे हैं? जो क्वारंटीन का डिपार्टमेंट है वो कहाँ इन्वॉल्व होता है? क्वारंटीन होता है, जिस तरह अभी स्लॉटरिंग आप देख रहे हैं लगी हुई है, इसके बाद क्वारंटाइन का ही है, वो आके एनिमल को चेक करेंगे, इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, उसके बाद वो हमें इसका सर्टिफिकेट देंगे और उसमें एक्सपायरी डेट मेंशन करेंगे। ये चिल्ड है सारा, फ्रोज़न नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। तो उसके बाद हमें उस हिसाब से वो अपना सर्टिफिकेट दे देंगे। वो सर्टिफिकेट साथ डॉक्यूमेंट्स के अटैच होकर बाहर जाएगा और वहाँ की गवर्नमेंट इसको चेक करती है। अच्छा, अब हमारे ज़राए के मुताबिक जो क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है वो बहुत से मसाइल क्रिएट करता है, ना कि फैसिलिटेशन दे एक्सपोर्टर्स को, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? पहले थोड़े से इश्यूज थे, कुछ ऑफिस बड़ा दूर था, उनका एक्सेस मुश्किल होती थी, वो भी उन्होंने चेंज किया, वो हमारे और करीब आ गए। अब उनकी इंस्पेक्शन टीम्स यहाँ पे आती हैं, डॉक्टर्स आते हैं, पूरा प्रोटोकॉल है उनका और वो चेक करते हैं। अब बेहतर है काफ़ी इस टाइम। अच्छा सर, अगर बिजनेस फिजिबिलिटी की बात करें तो आपके ख्याल में इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और आप सालाना की बुनियाद पर कितने पैसे मैक्सिमम इससे कमा सकते हैं? इसमें एक्सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं या फार्मिंग की कर रहे हैं? एक्सपोर्ट के अंदर देखें, जो मिनिमम शिपमेंट बनती है बाहर की वो 3 टन 3000 किलो की एक शिपमेंट बनती है। तो उसके अंदर आप खुद भी ये कॉस्टिंग कर सकते हैं कि आपके एनिमल की क्या प्राइस है, उसके बाद उसके जो एयरलाइन के चार्जेस हैं वो आप कॉस्ट कर लें। ये मैक्सिमम अगर हम स्टार्टअप भी लें, अगर एक आदमी कहता है कि मैं 20 टन महीना करना चाहता हूँ छोटा काम, तो उसमें मेरा ये मानना है कि वो कम से कम भी उसको कोई 3 से 4 करोड़ रुपया उसके पास होना चाहिए पाकिस्तान में। जी उसामा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, 20 से 30% मुनाफे की शरह और पूरी दुनिया की मार्केट, और मीट एक्सपोर्ट ये ऐसा बिजनेस है जिससे आप दिनों में खुशहाल हो सकते हैं। पाकिस्तान अभी तक सिर्फ गल्फ ममालिक और मलेशिया वगैरह में ही मटन एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो सका है। मटन एक्सपोर्ट का स्केल उसी वक्त बड़ा हो सकता है जब नई मंडियां तलाश की जाएं और उन मंडियों की डिमांड के मुताबिक जानवर तैयार किए जाएं। आइए देखते हैं कि बड़ी मंडियों में जानवर एक्सपोर्ट करने में और गोश्त एक्सपोर्ट करने में किन रुकावटों का सामना है, इनको कैसे दूर किया जा सकता है। यूरोप, अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में गोश्त एक्सपोर्ट करने के लिए जो चंद बुनियादी सर्टिफिकेशंस दरकार हैं, उनमें फार्म लेवल पर ग्लोबल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, स्लॉटर हाउस में ISO, IFS, हैसप और कोल्ड सप्लाई चेन यानी ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर सर्टिफाइड होनी चाहिए। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई भी फार्म ग्लोबल गैप सर्टिफाइड नहीं है, जबकि स्लॉटर हाउसेस में भी सिर्फ ISO और हैसप जैसी चंद बुनियादी सर्टिफिकेशंस ही हैं। इन चंद वजूहात की बिना पर पाकिस्तान लो एंड मार्केट यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, अमान वगैरह में ही गोश्त एक्सपोर्ट कर पा रहा है। पाकिस्तान में मटन एक्सपोर्टर को किन मसाइल का सामना है और हुकूमत इन मसाइल के हल के लिए क्या इक़दाम कर रही है, ये सब जानने के लिए इस वक्त हम पाकिस्तान के एक बड़े मटन एक्सपोर्टर इब्राहिम आसिफ साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि हुकूमत से क्या शिकवे शिकायतें हैं और मटन इंडस्ट्री किस तरह ग्रो कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं कि कितना पोटेंशियल है, आप लोग बाहर जाते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, तो मटन सेक्टर में कितना पोटेंशियल है? जी, देखा जाए मटन का जो गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड जो है, जैसे दुबई हो गया, सऊदी हो गया, यहाँ पे ह्यूज पोटेंशियल है पाकिस्तानी मीट की, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे गल्फ कंट्रीज में हमारी बहुत रेशियोज है जिसमें पाकिस्तानी, इंडियंस और उसके अलावा डिफरेंट नेशनलिटी के जो गोट खाने वाले तादाद के लोग हैं, तो उसकी पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा ह्यूज। बट मसाइल यही है कि रेट पे थोड़ा बहुत हमारा इशू आ जाता है। अच्छा, रेट पे भी बात करते हैं। पहले ये बताएं कि कंपैरिजन अगर करें हम, जो न्यूजीलैंड से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, और पाकिस्तानी जो स्पेशली बकरे का गोश्त है हमारा, तो इसको कितना पसंद करते हैं लोग? देखा जाए तो पाकिस्तानी जिसको जो टेस्ट है वो तो फिर पाकिस्तानी जो कस्टमर्स हो गए और इस रिलेटेड रीजन के जो कस्टमर है उनके लिए तो ये चीज़ है ही है।
उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन जिनसे हमारा कंपटीशन है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट हो गई, न्यूजीलैंड की मार्केट हो गई, शीप के मुताबिक जो हमारा कंपटीशन है वो बेसिकली टेस्ट फैक्टर पे तो आ ही जाता है, क्योंकि उनकी जो ट्रेसेबिलिटी है फार्म्स की, और उसके मुताबिक तो फिर आपको पता है कंपटीशन तो है ही है हमारा उनके साथ। अच्छा, अब ये बताएं कि मसाइल क्या हैं। हम टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 2% एक्सपोर्ट करते हैं, 98% हम पाकिस्तान में कंज्यूम कर लेते हैं, और इसकी ये भी वजह एक बताई जाती है कि इंटरनेशनली हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम मीट नहीं करते। तो कौन कौन सी रीजंस हैं, क्यों हमारी एक्सपोर्ट कम है? दो तरह के मोस्टली रीजन पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं। फर्स्ट तो हमारा रेट का रीज़न देखा जा रहा है। दूसरा रीज़न हमारा ये देखा जा रहा है रेट क्या हमारा ज़्यादा है? रेट हमारा कुछ हद तक ज़्यादा भी है। उसके अलावा जो हमारे कुछ डिजीज़ वगैरह चल रहे हैं गोट में, वो कुछ इंटरनेशनली मार्केट्स में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। FMD जैसे क्या नाम है डिजीज़ हो गए, PPR आ गए, और डिफरेंट जो गोट्स के डिजीज़ है वो थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी शो कराते हैं मार्केट में, जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में अपना ये प्रोडक्ट लेके जाते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा अगर बात करें फैसिलिटीज़ की, सहूलियात की, जो हुकूमतें, मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें अपने फार्मर्स को, एक्सपोर्टर्स को देती हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो रोल प्ले कर रही है, आप लोगों को फैसिलिटेट कर रही है? फार्मर्स के नज़रिए से अगर जवाब दिया जाए तो कुछ हद तक अभी उस लेवल की फैसिलिटीज़ अभी नहीं प्रोवाइड करी जा रही, जिसमें कि ट्रेसेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है, वैक्सीनेशंस का फैक्टर आ जाता है, कुछ रेट का भी फैक्टर आ जाता है, कुछ फीडिंग्स का भी मामला आ जाते हैं, जो इसकी गोट की जो फीड्स चल रही होती है उस पर कहीं ना कहीं कहना में वो नहीं है सपोर्ट, जिसकी वजह से थ्रू आउट थोड़ा बहुत इशू रहता है फार्मर को। और एक्सपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो एक्सपोर्टर का तो बेसिकली एक एंड कस्टमर पे हम लोग बैठे हुए होते हैं, हम लोग का डील होती है मोस्टली फार्मर्स के साथ, और अगर फार्मर हमारा खुश होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी प्राइसेस भी अच्छे होंगे। और अगर फार्मर अच्छा प्रोडक्ट क्या नाम है फार्म कर रहा हो, अगर गोट को एक अच्छी क्वालिटी के उस पर कर रहा होगा, तो फिर आगे जो हम जिस कस्टमर को बेच रहे होंगे वो उससे ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वो भी खुश होगा हमारा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे, यानी फार्मर्स को फैसिलिटेट करे, एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करे, तो ये $350 मिलियन की इस वक्त मार्केट है, तो ये कितना जंप कर सकते हैं? इसका बहुत पोटेंशियल है। अब मैक्सिमम अगर इस पे अगर फोकस किया जाए गवर्नमेंट, तो ये $300 मिलियन विद इन 2-3 ईयर्स में 600 मिलियन तक भी जा सकते हैं, हम लोग 1 बिलियन तक भी टच कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है हलाल मीट की। कहाँ प्रॉब्लम है, किया क्यों नहीं जा रहा, आप तक हो क्यों नहीं गया ये? बस शायद तवज्जो कह सकते हैं आप। अच्छा, ये बताएं कि हमारे कोई 20+ के करीब एबोटाइड्स हैं पाकिस्तान भर में, जी ऐसी है, और सैकड़ों लोग इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं। तो ये जो हमारे स्लाटर हाउसेज हैं, ये कितने % कैपेसिटी पे चल रहे हैं? मोस्टली जो स्लाटर हाउस है वो इस वक्त 40 to 50% की कैपेसिटी पे चल रहे होंगे। इब्राहिम साहब, कौन सी ऐसी सहूलियात हैं अगर गवर्नमेंट आपको दे तो आप इस सेक्टर को $300-350 मिलियन से उठा के 1 बिलियन तक ले जा सकते हैं? इसमें सहूलियत यही है कि अगर हम लोग को गवर्नमेंट इस पर सब्सिडीज़ दी जाए, क्या कहते हैं एक्सपोर्टर्स को, उस पर उसको हेल्प किया जाएगा। उसके अलावा ये जो फीड के जो फार्मिंग्स है उन फार्मर्स को अगर सब्सिडीज़ दी जाए, इसमें वैक्सीन्स के थ्रू पे अगर सब्सिडी दी जाए, इनको एज अ वेटनरी के तौर पे सब्सिडी दी जाए, तो ऑब्वियसली रेट का कहीं ना कहीं उसमें फ़र्क आएगा। और फ्राइड के उस पर अगर हम लोग को दी जाए तो उसको ऑब्वियसली फिर एक्सपोर्ट तो उस पर बढ़ेगी। जब प्रोडक्ट अच्छा होगा, एंड प्रोडक्ट जब हमारा अच्छा होगा और वहाँ पे एंड कस्टमर उस प्रोडक्ट से खुश होगा, उसकी हाइजीन से और उसकी क्वालिटी से खुश होगा, तो ऑब्वियसली उसका फिर ऑर्डर पे डिमांड जो है इंक्रीज़ करेगी। जी इब्राहिम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये चंद बुनियादी चीज़ें हैं, अगर हुकूमत मटन एक्सपोर्टर्स को ये सहूलियात दे दे तो यकीनन ये इंडस्ट्री $350 मिलियन से बढ़कर $1 बिलियन तक भी जा सकती है। अगर आप भी मटन एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो आपको 3 अहम काम करने हैं। सबसे पहला काम कमर्शियल स्केल का फार्म बनाना या मार्केट से जानवरों की सप्लाई चेन बनाना जो मुस्तकिल बुनियादों पर आपको जानवर फ्राहम कर सके। उसके बाद ऐसे ममालिक जहां पाकिस्तान गोश्त एक्सपोर्ट कर सकता है वहां से क्लाइंट तलाश करना और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए स्लाटर हाउस से गोश्त स्लाटर करवाना और एक्सपोर्ट करवाना। मटन फार्म बनाने वालों के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जी हां, ऐसे किसान जो भेड़ बकरी फार्म बनाना चाहते हैं, हुकूमत की तरफ से उनको मुफ्त में भेड़ बकरियां दी जाएंगी।
स्मॉल रूमिनेंट्स यानी छोटे जानवरों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। जानवर किसानों ने पालने थे और किसानों ने कर दिखाया। एक्सपोर्ट की पॉलिसी इदारों ने बनानी थी, इदारे ना कर पाए। इसी वजह से हमारी मटन की एक्सपोर्ट इंतहाई कम है, यानी कुल पैदावार का सिर्फ 2% हिस्सा ही एक्सपोर्ट हो पा रहा है। आइए देखते हैं कि दीगर क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर एक्सपोर्ट का वॉल्यूम इतना कम है। किसान का काम तो जानवर पालना था, मगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फार्म पर लागू करने के लिए किसान को ट्रेनिंग देना इदारों का काम था, मगर हमारे इदारे ये काम ना कर पाए जबकि किसानों ने जानवर पाल लिए। एक्सपोर्ट के लिए फार्म का स्केल सबसे अहम किरदार अदा करता है। हमारे यहाँ छोटे स्केल के फार्म मौजूद हैं, बड़े स्केल के फार्म ना होने के बराबर हैं। उसकी एक वजह यह है कि किसानों को आसान शराइत पर कर्जे नहीं फराहम किए जाते और फार्म छोटा होने की वजह से जानवरों की पैदावारी लागत भी ज्यादा हो जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे मटन की कीमत मुकाबलतन ज्यादा हो जाती है। हुकूमती सरपरस्ती के बगैर किसान मटन एक्सपोर्ट मार्केट में बड़ा नाम पैदा नहीं कर सकते। हुकूमत पंजाब इस वक्त मटन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या इकदाम कर रही है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आसिफ शाही मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि क्या प्लान है और कब तक हम मटन एक्सपोर्ट में एक मकाम पैदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक्सपोर्ट की कुछ रिक्वायरमेंट है कि अगर हमने इस वक्त जो हम मटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो जीसीसी कंट्रीज़ को कर रहे हैं। अगर हमने नीश मार्केट को जाना है या एग्जिस्टिंग मार्केट में अपना शेयर को बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ इकदाम है जो करने पड़ते हैं जो कि इमीडिएटली रिक्वायर्ड। एक तो उसमें डिजीज़ कंट्रोल का है, PPR एक बहुत सीवियर डिजीज़ होती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च किया है और हम 2030 में तक पाकिस्तान को कम्प्लीटली फ्री कर रहे हैं PPR से। हुकूमत पंजाब ने इस दफ़ा ये फैसला किया है कि आइंदा इसी साल के शुरू में, आइंदा माली साल के शुरू में हम शेपर्ड को रजिस्टर करेंगे जिन्होंने भेड़ बकरियाँ रखी हुई हैं और हर शेपर्ड को एक नर मादा जो है, नर एनिमल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और उसके जो पास नर हैं वो ले लेंगे? नहीं लेंगे, वो भी उसी के पास रहें। तो फिर इन ब्रीडिंग तो दोबारा जी इन ब्रीडिंग नहीं होगी, वो भी करता रहेगा और जो आला नस्ल का एनिमल होगा, जो मेल होगा, वो हम उसको देंगे और वो उसके हर्ड के लिए हर 50 एनिमल के ऊपर हम एक उसको नर देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इससे होगा ये कि उसकी एक तो ब्रीड इंप्रूव होगी, उसकी ट्विनिंग परसेंटेज, बच्चा देने की जो सलाहियत है, 2 बच्चे देने की, 3 देने की, वो बढ़ेगी और वो जो डिटीरियोरेशन हो रही है ब्रीड की वो इम्प्रूव होगी। अच्छा, इस इम्प्रूवमेंट होने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि रेंज लैंड को डेवलप करें। तो रेंज लैंड डेवलपमेंट के ऊपर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके गवर्नमेंट ने, पंजाब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने काम शुरू किया है कि इंशाल्लाह हम चोलिस्तान के अंदर या डीजी खान के अंदर या कोई सुलेमान की बेल्ट के अंदर वो जो रेंज लैंड्स हमारी पहले हुआ करती थी उनको हम डेवलप करने की। अच्छा सर, हमारे पास इस वक्त टैडी बकरी और बीतल, ये 2 ऐसी स्ट्रेन्स हैं जिनको हम मीट के लिए डेवलप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, टैडी को प्रमोट करना है या बीतल को, या दोनों? अच्छा, दोनों को है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी जो, अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ देख रहे हैं तो एक्सपोर्ट मार्केट की डिमांड क्या है। इस वक्त करंटली जो हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है गल्फ में ख़ास तौर पर जा रहा है या GCC कंट्रीज़ के अंदर, तो उसमें वो 8 से 10 kg का कारकेस मार्केट है। 8 से 10 kg का कारकेस का मतलब है कि 16 से 20 किलो जिंदा वो टैडी उसमें फॉल करती है। तो ये उसी लिहाज से हमें अपनी जो प्रोडक्शन है वो बैक एंड से बढ़ानी है। टैडी बकरी के ऊपर भी काम होता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टैडी बकरी जो है वो बीतल से क्रॉस होके वो ख़त्म होती जा रही थी। तो उसके ऊपर भी हमने इस दफ़ा एक प्रोग्राम लॉन्च करने का इरादा है कि उसकी रिवाइवल के लिए प्लान्स तो बड़े अच्छे बता रहे हैं आप, लेकिन अब देखें कि 76 साल गुजर गए हैं, आज तक कोई नतीजा नहीं आया। तो ये जो आप अब प्लान्स बता रहे हैं, इनका कितने % चांसेस है कि कोई रिजल्ट आए? ऐसी भी बात नहीं है, इतनी भी मेरा ख्याल है डिप्रेसिंग बात नहीं है। 76 साल गुजर गए हैं लेकिन हम कुछ ना कुछ आगे जाते रहे हैं। अगर पिछले साल हमारी मीट टोटल सर देखिए ना, आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक है, वहाँ 30-30 हज़ार का हर्ड साइज है, ऐसे ही है, लेकिन हमारे यहाँ कोई एक फार्म भी नहीं है जहाँ 1000 जानवर हो। बात ये है कि ये प्रोडक्शन सिस्टम है डिफरेंट दुनिया के अंदर। अब वहाँ पे आप जिन ममालिक का आप नाम ले रहे हैं उनका एक ही एडवांटेज है कि उनके पास नेचुरल पास्चर्स अबंडेंटली अवेलेबल है, हमारे यहाँ नहीं है।
और ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि 70 to 80% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो यही है। आपका जो बजट है वो आपको स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरा मिल रहा है? बजट एलोकेशन ठीक है आपकी? देखिए बजट एलोकेशन तो जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन है लाइफ स्टॉक जीडीपी के अंदर, नेशनल जीडीपी के अंदर, तो उस लिहाज से तो बजट अगर मिले तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई लाइफ स्टॉक को तरक्की से नहीं रोक सकता। अब देखिए ना सर, हमारे पास जो एफएमडी का मेजर इशू है और एफएमडी का जो वैक्सीनेशन प्रोडक्शन का प्लांट है वो कुछ 50 साल पुराना है, तो क्या गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है? अब तो गवर्नमेंट ऐसी आ गई है जो इसके ऊपर तवज्जो दे रही है कि अपना प्लांट लगा सके। अच्छा, एक चीज़ तो ये है, इसके ऊपर भी हमने एक फुट एंड माउथ कंट्रोल प्रोग्राम कॉम्प्रीहेंसिवली बना लिया है और उसको हम इम्प्लीमेंट भी करने जा रहे हैं। और सीएम साहबा की उनका विजन भी है कि फुट एंड माउथ को हमने इरेडिकेट करना है। तो ये हमारा अब ये हमें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि वो क्या गवर्नमेंट ने खुद वैक्सीन प्रोड्यूस करनी है या हम प्राइवेट सेक्टर को कहें कि अपना प्लांट लगाएं और आके वैक्सीन प्रोड्यूस करें। प्रोडक्शन जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर का है, गवर्नमेंट का काम है क्वालिटी इंश्योरेंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जी डॉक्टर आसिफ साई साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्लानिंग्स तो बहुत अच्छी है, प्लान्स बहुत अच्छे हैं। अब देखना ये है कि डॉक्टर साहब ने 3 साल का कहा है, 3 साल में कितनी तरक्की होती है और कितनी तब्दीलियां आती है सेक्टर में। इस वक्त पाकिस्तान में 20 से ज़ायद इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े स्लाटर हाउसेस बन चुके हैं, जहां रोजाना सैकड़ों की तादाद में जानवर स्लाटर करने की कैपेसिटी मौजूद है। इसके अलावा 100 से ज़ायद मीट एक्सपोर्टर्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं और लाखों अफराद का रोजगार इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मगर ये स्लाटर हाउसेस अपनी कैपेसिटी से 20% से भी कम पे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े स्केल के फार्म्स नहीं हैं, जिसकी वजह से जानवरों की कमी के बायस ये स्लाटर हाउसेस कैपेसिटी से कम पे चल रहे हैं। अगर इदारे इन पर तवज्जो दें तो ये ना सिर्फ किसानों की खुशहाली का बायस बन सकते हैं, बल्कि मुल्क की मईशत को भी मजबूत बना सकते हैं। ऐसे ममालिक जो दुनिया में मटन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, वहाँ हुकूमत की तरफ से किसानों और मीट एक्सपोर्टर्स को बहुत सी सहूलियात दी जाती हैं ताकि वो अपना कारोबार आसानी से कर सकें। मगर पाकिस्तानी किसानों और एक्सपोर्टर्स के मुताबिक यहाँ हुकूमत की तरफ से सहूलियात ना होने के बराबर है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इस जैसे दीगर दर्जनों ममालिक की इकोनॉमी सिर्फ लाइव स्टॉक के ऊपर खड़ी है और लाइव स्टॉक की बुनियाद पर ही इन ममालिक ने तरक्की की है। अगर पाकिस्तान भी लाइव स्टॉक सेक्टर पर तवज्जो दे तो बड़े मुख्तसर अरसे में न सिर्फ मुआशी मसाइल हल हो सकते हैं, बल्कि किसान भी खुशहाल हो सकते हैं। ये था आज का प्रोग्राम। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।